मेट्रो ट्रेन में डॉक्टर हेनरी अपनी अद्भुत अवलोकन शक्तियों से एक महिला को प्रभावित कर रहे हैं। जब वह डेट मिलने ही वाला होता है तभी एक दूसरी ट्रेन पटरियों पर प्रकट होती है और उसकी ट्रेन से टकरा जाती है, जिससे एक भयानक हादसा होता है। सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं और हेनरी एक धातु की छड़ में फंस जाते हैं। वह अपनी गिरी हुई जेब घड़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उस पल में उसकी मौत हो जाती है। उसकी कहानी 200 साल पहले शुरू हुई थी, जब हेनरी एक दास जहाज के लिए डॉक्टर के रूप में काम करते थे और पहले से ही घड़ी उनके पास थी। एक काले व्यक्ति को हल्का बुखार था और हेनरी को यकीन था कि उसे केवल आराम की जरूरत थी। हालांकि मालिकों को डर था कि व्यक्ति को हैजा हो गया है और वे उसे जहाज से फेंकना चाहते थे। हेनरी ने गुलाम का बचाव करने की कोशिश की, इसलिए मालिक ने उसे गोली मार दी और उसके शरीर को समुद्र में फेंक दिया। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे जिंदा रखा और अब हेनरी अमर है। जब भी हेनरी मरता है उसका शरीर पानी में नग्न दिखाई देता है, जो अब ट्रेन दुर्घटना के बाद हो रहा है। पार्क में सभी लोग उसे घूरते हैं और पुलिस उसे नग्नता के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रिहा होने के बाद वह अपने एंटीक दुकान में स्थित घर जाता है और अपनी डायरी में नवीनतम घटना जोड़ता है, जिसमें वह हर बार मरने का लेखा जोखा रखता है। इस बीच डिटेक्टिव जो को दुर्घटना की जांच के लिए बुलाया जाता है और वह हेनरी की घड़ी पाती है। पुलिस हर कार की तलाशी लेती है और कोई जीवित व्यक्ति नहीं मिलता। शवों को न्यूयॉर्क सिटी मेडिकल एग्जामिनर के ऑफिस भेजा जाता है, जहां हेनरी एक पैथोलॉजिस्ट के रूप में काम करता है। वह ट्रेन ड्राइवर को खोलने का काम कर रहा है। जब जो अपडेट मांगने आती है, अपनी अवलोकन कौशल से वह जान सकता है कि जो विधवा है और उसे पीने की समस्या है। जैसे ही वह जांच खत्म करता है, वह निष्कर्ष निकालता है कि ड्राइवर को जहर दिया गया था। तभी फोन बजता है और हेनरी एक रहस्यमय आदमी की आवाज सुनता है, जो कहता है कि उसने उसे ट्रेन दुर्घटना से बचते हुए देखा। लेकिन वह व्यक्ति हेनरी के उससे पूछने से पहले ही फोन काट देता है। कुछ देर बाद जो स्टेशन के सुरक्षा कैमरों की जांच करती है और देखती है कि हेनरी ट्रेन में चढ़ रहा है। अगले दिन हेनरी काम पर जाता है और उसे एक गुमनाम लिफाफा मिलता है, जिसमें 1955 की उसकी और उसकी दिवंगत पत्नी अबिगेल की एक तस्वीर होती है। वह हमेशा मानती थी कि हेनरी को किसी महान उद्देश्य के लिए अमर चुना गया था। लिफाफे में मेट्रो आपदा को कवर करने वाला एक अखबार और एक नोट भी है, इसलिए हेनरी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि रहस्यमय कॉल करने वाले ने उसके अमर होने को साबित करने के लिए दुर्घटना करवाई। इसके बाद हेनरी मृत ड्राइवर से रक्त का नमूना लेता है और उसे घर ले जाता है। उसका गोद लिया बेटा एबे उसका राज जानता है और उससे जहरीला रक्त इंजेक्ट करता है। हेनरी की मृत्यु हो जाती है और वह हमेशा की तरह नदी में दिखाई देता है, लेकिन अब उसे पता है कि जहर एकोनाइट था। जब वह घर लौटने की कोशिश करता है तो उसे जो और पुलिसकर्मी इंतजार करते हुए मिलते हैं। वे उसे पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाते हैं और जो उसे घड़ी दिखाती है। हेनरी आसानी से विषय बदल देता है और उन्हें एकोनाइट के बारे में बताता है। वह बताता है कि वह हत्यारा नहीं हो सकता, क्योंकि वह उन्हें जहर के बारे में बता रहा है और उनके पास उसे रोकने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। बाद में लैब में हेनरी फिर से शरीर की जांच करता है और उसे जहरीली सुई से बना चोट का निशान और एक फिंगरप्रिंट मिलता है। वह इस फिंगरप्रिंट को पुलिस स्टेशन ले जाता है और वे पता लगाते हैं कि यह एक व्यक्ति है जिसका नाम हांस है। जो और हेनरी हांस के घर जाते हैं और देखते हैं एक मरा हुआ चूहा। इसे सुराग मानकर हेनरी पीछे के आंगन की खोज करते हैं और वहां एक ग्रीन हाउस पाते हैं जो एकोनाइट पौधों से भरा होता है। फिर वे गैराज की जांच करते हैं जहां वे एक लैब पाते हैं। उसी समय हांस आता है और जो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर जहर का गिलास फेंकता है और अपनी कार में भाग जाता है। एकोनाइट जो के हाथ में जलन कर रहा है और उसके रक्त प्रवाह में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हेनरी इसे निष्क्रिय करने के लिए आग लगा देता है। जल्द ही एक पुलिस टीम अधिक जानकारी के साथ आती है। हांस की पत्नी एक मेट्रो दुर्घटना में मारी गई थी, जो उसी ड्राइवर के कारण हुई थी जिसे उसने बदला लेने के लिए जहर दिया था। यह हेनरी को भ्रमित करता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हांस रहस्यमय कॉल करने वाला नहीं है। लैब की जल्दी से की गई खोज से पता चलता है कि 2 गैलन जहर गायब हैं और इथेनॉल के निशान हैं। हैंस के नोट्स पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कुछ चित्र देखकर हेनरी नतीजा निकालता है कि उसने जहर को पानी में घुलनशील बना दिया है, ताकि उस स्टेशन पर बड़ा मौत का कारण बन सके जहां उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। टीम ग्रैंड सेंट्रल की ओर दौड़ी और हेनरी ने सिद्धांत दिया कि हैंस छत पर होगा ताकि वह जहर को हवा में डाल सके। दुर्भाग्यवश हैंस उन्हें पहले देख लेता है और जो को गोली मार देता है। हेनरी हैंस से लड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन संघर्ष के दौरान उसे गोली लग जाती है। जब हैंस पीछे मुड़ता है तो हेनरी उसे पकड़कर गिरा देता है और दोनों छत से गिरकर कार पर गिरते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद जो अस्पताल में उठती है और उसके बगल में हेनरी बैठा होता है। उसे याद आता है कि उसने उसे गिरते हुए देखा था, लेकिन वह उसे यकीन दिलाता है कि यह असंभव है और कहता है कि हैंस ने खुद को मिटा दिया। उसी समय उसे एक रहस्यमय आदमी से फोन आता है, जो कहता है कि उसके पास हेनरी जैसी ही श्राप है और वह दोनों के लिए इसे खत्म करने का रास्ता खोज रहा है। उनके बाहर निकलते समय हेनरी को याद आता है कि वह अबिगेल से युद्ध में लड़ते हुए कैसे मिला और कैसे उसने अबे को एक बच्चे के रूप में एक एकाग्रता शिविर से बचाया। एक शाम एक रोती हुई विकी टैक्सी में है और किसी को फोन लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह ड्राइवर से पुल पर रुकने के लिए कहती है और वह कार से बाहर निकल जाती है ताकि आत्महत्या कर सके। शरीर हेनरी के मुर्दा घर में पहुंचता है और पुलिस को लगता है कि यह आत्महत्या थी, लेकिन हेनरी को यकीन है कि यह हत्या थी, क्योंकि फ्रैक्चर के कोण और निशान दिखाते हैं कि वह प्रभाव के क्षण के लिए तैयार थी। जो इसे अपनी बॉस जोआना के पास ले जाती है, जो यह नहीं मानती कि यह हत्या थी और जो को कहती है कि इसे आत्महत्या के रूप में बंद कर दे। हालांकि हेनरी अपने चिकित्सा ज्ञान के खिलाफ रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है। विकी के माता पिता उसके कार्यालय में आते हैं और कसम खाते हैं कि उनकी बेटी खुश थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उन्हें देखकर हेनरी को अबिगेल और कैसे उन्होंने मिलकर अबे की परवरिश की याद आता है। उस रात हेनरी पुल पर जाता है और जांच के लिए किनारे पर चढ़ता है। उसे विकी के जूतों और नाखूनों के निशान मिलते हैं जहां वह संघर्ष कर रही थी। वह एक हुक भी खोजता है और फिसल जाता है, लेकिन वह समय पर पकड़ लेता है ताकि बच सके। जब वह पुल पर वापस चढ़ता है तो एक ट्रक उसे टक्कर मारता है और वह फिर से मर जाता है। ड्राइवर उसकी जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर पहले ही गायब हो चुका होता है। अगले दिन वे विकी के नाखूनों के नीचे नई चीजें खोजते हैं,
पुल के नीचे की पेंट और उस हमलावर के त्वचा के कण जिसे उसने खरोंचा था। हेनरी को अपने डेस्क पर रहस्यमयी व्यक्ति से एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे पता है कि हेनरी फिर से मरा है। वह नोट को अबे के पास ले जाता है जो देखता है कि कागज बहुत पुराना है। नए सबूतों की बदौलत जो जांच जारी रखता है और यह पता लगाता है कि विकी ने पहले से ही पेरिस के लिए फ्लाइट चेक इन कर लिया था। वह और हेनरी विकी के कॉलेज जाते हैं उसके प्रोफेसर जेम्स से बात करने, जो उन्हें बिना उनसे पूछे एक एलिबाई देता है। इन और अन्य छोटे संकेतों के कारण हेनरी ने ध्यान दिया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विकी का उसके साथ अफेयर था और उससे एक संदिग्ध माना। हेनरी एक पेन चुराते हैं ताकि उस पर डीएनए परीक्षण कर सकें जो विकी के नाखूनों के नीचे पाई गई त्वचा से मेल खाता है। वह और जो जेम्स की पत्नी से मिलने जाते हैं और वह उसके अलिबी का समर्थन करती है। हालांकि हेनरी उसे झूठ बोलने के लिए पकड़ लेते हैं और घर में विभिन्न संकेतों की ओर इशारा करते हैं जो साबित करते हैं कि वह अफेयर के बारे में जानती है। पत्नी टूट जाती है और स्वीकार करती है कि जेम्स ने झूठ बोला। बाद में स्टेशन पर हेनरी देखता है कि जेम्स को त्वचा की समस्या है और महसूस करता है कि विकी ने उसे खरोंच दी थी जब वे गलत काम कर रहे थे, इसलिए वह हत्यारा नहीं है। पुलिस को यह थोड़ा खींचा हुआ लगता है और फिर भी जेम्स को गिरफ्तार कर लेती है। इस बीच एब ने पत्र पर अधिक शोध किया और खोजा कि कागज पर मौजूद निशान एक होटल से है। हेनरी को पता चलता है कि यह इटली के एक होटल से है जो अब मौजूद नहीं है। वह वहां एक बार रुका जब उसने अपनी हालत के कारण एबिगेल के साथ ब्रेकअप करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे ऐसा नहीं करने दिया। बाद में हेनरी विक्की के शरीर की फिर से जांच करता है और उसके मुंह में मांस पाता है, मतलब उसने अपने हमलावर को काटा था, उसे जो द्वारा बाधित किया जाता है, जिसने जेम्स को उसके कार्यालय में मृत पाया है। पुलिस को लगता है कि उसने आत्महत्या की, लेकिन हेनरी अपराध स्थल की जांच करता है और कुछ सुरागों के साथ पुष्टि करता है कि जेम्स की भी हत्या की गई थी। जबकि पुलिस पत्नी को पकड़ने जाती है, हेनरी एक छात्र से मिलने जाता है जिसका नाम उसने जेम्स के कागजों पर देखा था। उस आदमी का हाथ पट्टी से बंधा है और हेनरी समझ जाता है कि विक्की ने वहीं काटा था। उसने जेम्स और विक्की की लेखन में मदद की थी, लेकिन वे उसे श्रेय में जोड़ने नहीं जा रहे थे, इसलिए उसने बदला लेने के लिए उन्हें मार डाला। छात्र एक चाकू का उपयोग करके हेनरी को बंधक बना लेता है, जिसे सुरक्षा कैमरों पर पुलिस देख लेती है। जो और उसके सहयोगी तुरंत उन्हें घेर लेते हैं और छात्र को कंधे में गोली मारकर हेनरी को छुड़ाते हैं। अंततः मामले को बंद कर देते हैं। जब हेनरी घर जाता है तो उसे अपने रहस्यमय पीछा करने वाले का एक और फोन आता है। वह आदमी जानता है कि हेनरी 200 वर्ष का है और दावा करता है कि वह 2000 वर्ष पुराना है। वह यह भी कहता है कि उसका नाम एडम है। कुछ समय बाद हेनरी अपनी मौतों की सूची पर एक पूरा अध्ययन पूरा करता है और यह पता लगाता है कि विभिन्न मौतें फिर से जन्म लेने में अधिक समय ले सकती हैं, जिससे अबे को गुस्सा आता है क्योंकि वह हेनरी को अपनी बददुआ को खत्म करने के लिए इतना बेताब देखना पसंद नहीं करता, जबकि वो बूढ़ा होने से परेशान होता है, इसलिए वे झगड़ने लगते हैं। शाम को बिल का ब्रीफकेस चोरी हो जाता है और वह चोर का पीछा करने का फैसला करता है। वह उसे पकड़ने में सफल होता है और उसे पीटने लगता है, लेकिन फिर अचानक दिल के दौरे से मर जाता है। शव मोर्चरी में पहुंचता है और हेनरी यह देखकर हैरान होता है कि इस 67 वर्षीय व्यक्ति की उम्र के हिसाब से अद्भुत काया है। हालांकि उसके मस्तिष्क में बहुत सारी बीमारियां थीं, जैसे कि एक युवा शरीर में एक बूढ़ा मस्तिष्क, उसके पेट में एक अजीब तरल है और कोई अन्य भोजन या पेय नहीं है, इसलिए वह निष्कर्ष निकालता है कि वही उसे मारने का कारण बना। जो और हेनरी बिल के बेटे से बात करते हैं, जो कहता है कि उसकी पत्नी की मौत के बाद उसके पिता में नाटकीय परिवर्तन आया। उसने अपने परिवार को भूलकर शारीरिक फिटनेस पर ध्यान केंद्रित किया और बिल चाइनाटाउन में पाया गया था, लेकिन वह उस क्षेत्र से नफरत करता था और उसके ब्रीफकेस में उन्होंने किसी हीलिंग क्लिनिक के लिए एक बिजनेस कार्ड और एक बड़ी रकम पाई। जोड़ी अगली बार चाइनाटाउन जाती है और बिल को ट्रैक करने के लिए कई सुरागों का अनुसरण करती है। वहां वे एक शानदार महिला को देखते हैं जो इस पड़ोस में बहुत अलग लगती है। वे उसका पीछा करते हैं एक संदिग्ध दरवाजे तक, जिस पर वही निशान है जो उन्होंने विजिटिंग कार्ड पर देखा था। जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें एक महंगे क्लिनिक का पता चलता है जिसका नाम एटर्ना है, जिसे डॉक्टर गार्डनर चलाते हैं। वो बताते हैं कि एटर्ना एक सप्लीमेंट है जो लोगों को फिर से युवा महसूस करने में मदद करता है। हेनरी ध्यान देता है कि गार्डनर ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है अपनी नाक को लंबा करने और अपने जबड़े को स्त्री सुलभ बनाने के लिए, जो कि असामान्य चॉइस है, और शायद इसका मतलब है कि वह अपना असली चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा है। फिर वह अनजाने में एक मरीज से टकराने का नाटक करता है ताकि गुप्त रूप से उसकी एटर्ना चुरा सके, जो गार्डनर से उसकी उंगलियों के निशान लेने के लिए एक बिजनेस कार्ड मांगता है। यह सब कारोबार हेनरी को 1900 के दशक की याद दिलाता है जब लोग टीबी के लिए नकली इलाज बेचते थे। बहुत सारे परीक्षणों के बाद हेनरी को पता चलता है कि एटर्ना सस्ते यौगिकों का उपयोग करता है। जो भी शोध करता है और पता लगाता है कि गार्डनर एक फर्जी नाम का उपयोग कर रहा है, उसके पास कोई चिकित्सा प्रशिक्षण नहीं है और वह एक क्लिनिक चलाता था जिसमें कई लोग मारे गए। वे गार्डनर से मिलने उसके घर जाते हैं जहां वह पूल पार्टी कर रहा होता है। वह बताता है कि वह एटर्ना नहीं बनाता बल्कि केवल बेचता है, जिसे हेनरी मान लेता है क्योंकि उसके पास प्रशिक्षण नहीं है। जब गार्डनर उनके साथ जाने के लिए सही कपड़े पहनने जाता है तो हेनरी एक मरीज से मिलता है और नोटिस करता है कि उसे याददाश्त की समस्या हो रही है। अचानक वे गार्डनर की चीख सुनते हैं और उसकी जांच के लिए दौड़ते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसे एक घाव के कारण मार दिया गया है। चोट बहुत सटीक है और एक स्कैल्पल से की गई है, जिसका मतलब है कि हत्यारे के पास चिकित्सा प्रशिक्षण है। बाद में शवगृह में हेनरी पुष्टि करता है कि गार्डनर का मस्तिष्क भी एटर्ना से प्रभावित हो रहा था। यौगिक संक्रमित ऊतकों से प्रायण से भरा होता है, जिसका अर्थ है कि मरीज मानव मस्तिष्क पी रहे हैं। जो और हेनरी उसके सहकर्मी लुकास का सामना करते हैं, जो पुष्टि करता है कि 12 शव गायब हो गए हैं। लुकास पिछले सप्ताह की अपनी दिनचर्या साझा करता है ताकि किसी छेद को खोजा जा सके और वे जल्दी से समझ जाते हैं कि केवल वही व्यक्ति जिसने शवों तक पहुंच दी, वह एम्बुलेंस चालक है। पुलिस जल्दी से उस व्यक्ति को घेर लेते हैं और उसे एम्बुलेंस में एक शव के साथ पाते हैं। पूछताछ के दौरान ड्राइवर कसम खाता है कि वह एटर्ना बना रहा है, लेकिन हेनरी उसे नहीं मानता क्योंकि उसके पास ज्ञान और प्रशिक्षण की कमी है। जब पुलिस को क्लिनिक के मरीजों की सूची मिलती है तो हेनरी को उसमें अबे का नाम देखकर धक्का लगता है। वह उसे सांत्वना देने के लिए जल्दी से घर जाता है और अबे समझाता है कि वह युवा नहीं होना चाहता। वह सिर्फ चिंता करता है कि हेनरी उसके बिना कैसे संभालेगा। उसने एटर्ना नहीं लिया क्योंकि यह बहुत संदिग्ध था, लेकिन वह उस रसायनज से मिला जिसने इसे बनाया था।
वह रसायन आज का वर्णन पुलिस को करता है और जब पुलिस उसके चेहरे की खोज करती है तो पता चलता है कि वह मुर्दा घर के एक कर्मचारी की बहन और गार्डनर की प्रेमिका है। बाद में एबे उस रसायन आज को सब्बे में देखता है और हेनरी को फोन करके बताता है कि वह उसका पीछा करेगा। पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ती है और हेनरी सबसे पहले उसे ढूंढता है तो वह बताती है कि उसे नहीं पता था कि इतना लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। गार्डनर ने उसे धमकी देने के बाद उसे यह लिया था कि वह उसे उसके देश वापस भेज देगा। सस्ते सामग्री का उपयोग करना उसका निर्णय नहीं था, वह भी गार्डनर का फैसला था। वह बहुत अपराध बोध महसूस कर रही है और खुद को समाप्त करना चाहती है, लेकिन हेनरी उसे रोकता है और मामला बंद कर देता है। एक संग्रहालय में एक भव्य पार्टी में ग्लोरिया अधिकांश मेहमानों का अपमान करती है। जब वह एक गलियारे में चलती है तो वह नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ ही क्षणों बाद पुलिस उसके मृत शरीर की जांच कर रही है। जो ए प्रकट को वहां देखकर हैरान होता है, न कि हेनरी को। पता चलता है कि हेनरी और ग्लोरिया मित्र थे और उसके शरीर को अपने मुर्दा घर में आते देख उसे चोट पहुंचती है। चूंकि ग्लोरिया शहर के सबसे महत्वपूर्ण परिवारों में से एक से संबंधित थी, रिपोर्टर्स उसके निधन के बारे में उत्सुक हैं और लुकास गलती से उन्हें बता देता है कि यह एक हत्या थी। जल्दी ही यह खबर हर अखबार में आ जाती है और ग्लोरिया का परिवार इस जानकारी के लीक होने से बेहद नाराज है। हेनरी लुकास को बचाने के लिए दोष अपने ऊपर ले लेता है और उसे केस से हटा दिया जाता है। जो फिर भी हेनरी को उसके साथ जांच करने के लिए बुलाती है और वे संग्रहालय जाते हैं, जिससे वह बहुत असहज महसूस करता है क्योंकि वह अक्सर यहाँ एबिगेल के साथ आया करता था। कुछ सुरागों का अनुसरण करते हुए हेनरी ग्लोरिया के पदचिह्नों का अनुसरण करता है। उसके निष्कर्ष में आता है कि उसे सीढ़ियों से धक्का दिया गया और फिर उसने रेंग कर बाहर जाने की कोशिश की। सुरक्षा कैमरों की जांच से पुष्टि होती है कि उसके साथ कोई और था। कैमरे पर दिखने वाला आदमी लांस है, जिसे पूछताछ के लिए स्टेशन लाया गया है। वह दावा करता है कि उसने ग्लोरिया से अनुमति मांगी क्योंकि वह उनकी पोती से शादी करना चाहता है। लांस के पास ग्लोरिया की अंगूठी है, लेकिन उसने इसे चुराया नहीं, उसने यह सगाई के लिए उसे दी थी। उसने उसे अपने दिल की बात मानने को कहा, जो संदिग्ध लगता है क्योंकि आमतौर पर वह इतनी मीठी नहीं होती। ग्लोरिया अजीब बर्ताव कर रही थी और हेनरी जो उसे लांस से लक्षणों के बारे में पूछने को कहता है, जिससे उसे लगता है कि उसे स्ट्रोक हुआ था। हालांकि वह मामले से बाहर है, इसलिए वह शरीर की जांच करके पुष्टि नहीं कर सकता। उसे याद है कि वह ग्लोरिया से एक संग्रहालय पार्टी के दौरान मिला था और उसने उसे बताया था कि एबिगेल से शादी कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जो लांस की मंगेतर से बात करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि परिवार कितना अव्यवस्थित है। ग्लोरिया को निर्दय बताया जाता है और अफवाहें हैं कि वह कॉनराड को वसीयत से बाहर करने की योजना बना रही थी। कॉनफ्रेड वर्तमान में ग्लोरिया के फर्नीचर की नीलामी कर रहा है और एबे को एंटीक शॉप का मालिक होने के कारण इसमें शामिल होने का मौका मिलता है। वह ग्लोरिया के बाथरूम में घुसकर उसकी सभी दवाओं की तस्वीर लेता है, लेकिन इनमें से कोई भी स्ट्रोक का कारण नहीं बन सकता। बाद में स्टेशन पर हेनरी कॉनफ्रेड को रीस पर चिल्लाते हुए देखता है और नोटिस करता है कि उसका हाथ कांप रहा है, जिसका मतलब है कि उसे मिर्गी है। हेनरी उससे पूछता है कि वह कौन सी दवा लेता है और पुष्टि करता है कि यह वही पदार्थ है जो मार सकता था। पुलिस उससे पूछताछ करती है और कॉनराड इस बात की पुष्टि करता है कि ग्लोरिया ने उसे वसीयत से पहले ही निकाल दिया था। उसके पास एक मकसद है, लेकिन पुलिस के पास उसे हिरासत में रखने के लिए प्रमाण नहीं है। जब हेनरी अपनी प्रयोगशाला में लौटता है, लुकास उसे बताता है कि उसे बहुत अपराध बोध हुआ, इसलिए वह चुपके से शवगृह में गया और ग्लोरिया के जिगर का नमूना ले आया। हेनरी तुरंत इसकी जांच करता है और पुष्टि करता है कि ग्लोरिया को दवा से झड़ दिया गया था, लेकिन यह पार्टी से पहले था। उसी समय एक पुलिसकर्मी एक अखबार लाता है जिसमें बताया गया है कि नर्स को ग्लोरिया की दौलत विरासत में मिली है। जब पुलिस नर्स से पूछताछ करती है, जो और हेनरी ग्लोरिया की तलाश करते हैं, चिमनी में राख के बीच उन्हें एक जला हुआ पत्र और गायब शैंपेन गिलास मिलता है, जबकि ग्लोरिया शराब नहीं पीती थी। हेनरी स्टेशन पर कॉल करता है ताकि नर्स से और सवाल पूछ सके और उसे एहसास होता है कि ग्लोरिया द्वारा खाया गया खाना दवा को और तेजी से काम करने के लिए बना रहा था, इसलिए यह बाद में उसे दी गई। फिर वे ग्लोरिया की कार की जांच करते हैं और वह दवा पाते हैं जिससे उसकी मौत हुई थी। हेनरी परिवार और पुलिस को अपनी निष्कर्ष बताने के लिए इकट्ठा करता है। ग्लोरिया गंभीर रूप से बीमार थी और उसने स्वयं को मारने के लिए दवा ली थी। हालांकि जो खाना उसने खाया उससे दवा ने योजना से अधिक तेजी से असर किया, इसलिए वह फर्श पर संघर्ष करके खुद को खींचते हुए मरने के लिए अपने पूर्व प्रेमी द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग के सामने पहुंच गई, जिसने जला हुआ पत्र भी भेजा था। मामला बंद हो जाने के बाद जो अपनी मृतक की एक कहानी साझा करती है। बदले में हेनरी स्वीकार करते हैं कि संग्रहालय ने उन्हें असहज महसूस कराया, क्योंकि वहीं उन्होंने अपनी मृत पत्नी को प्रपोज किया था। कुछ रातों बाद एक फैशनेबल महिला एक होटल से निकल रही होती है, जब अचानक उस पर छायाएं हमला करती हैं। अगली सुबह हेनरी और लुकास को थाने बुलाया जाता है क्योंकि पुलिस को खून में सना हुआ बॉक्स। जब हेनरी इसे खोलता है तो उसे अंदर एक मानवीय दिल मिलता है। अपनी प्रयोगशाला में दिल का अध्ययन करने के बाद हेनरी पुलिस को सूचित करता है कि यह एक महिला का था और इसे हटाया गया था जब वह अभी भी जीवित थी। वे सिस्टम में हाल ही में खोई हुई महिलाओं का विश्लेषण करते हैं और हेनरी अपने अवलोकन तर्क का उपयोग करके उन्हें खारिज कर देता है, जब तक वह निष्कर्ष नहीं निकाल लेता कि पीड़िता अवश्य ही रात की रही होगी। ये उसे उस समय की याद दिलाता है जब उसने जैक द रिपर द्वारा किए गए अपराधों की जांच की थी, क्योंकि तब वह शवों का अध्ययन करने के लिए डॉक्टर था। समूह उस होटल में जाता है जहां महिला अक्सर काम करती थी और हेनरी एक ऐसा कोना ढूंढता है जहां से कोई अपराधी बिना देखे शव को खींच सकता है। पास में एक मांस फैक्ट्री है और हेनरी को एहसास होता है कि शिकार का नाम उसी महिला के नाम पर है जिसे जैक द रिपर ने मारा था, जिसका मतलब है कि वे एक नकलची से निपट रहे हैं। फैक्ट्री की तलाशी लेते समय पुलिस को मृत महिला का शव मिलता है और हेनरी उन सभी विवरणों से प्रभावित होता है जो जैक के पुराने अपराधों से मेल खाते हैं। उसी क्षण हेनरी को एडम का फोन आता है, जो शरीर की पहचान जानता है। हेनरी फोन पर सायरन सुनता है, जिसका मतलब है कि एडम पास में है। वह उसे पकड़ने के लिए बाहर दौड़ता है, लेकिन केवल उसका छोड़ा हुआ फोन ही पाता है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।